आदाब नमस्कार, मैं निदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धनंजय मुंडे का महाराष्ट्र के मंत्री पद से इस्तीफा। सरपंच हत्याकांड के आरोपी से जुड़ा था नाम। किसी को मियां और पाकिस्तानी कहना अपराध नहीं, सुप्रीम कोर्ट। किसानों के साथ हुई बैठक से नाराज होकर चले गए भगवंत मान। अब घरों पर छापेमारी हुई शुरू। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश में लिखा कि संभल मस्जिद है विवादित ढांचा। अबू आजमी के बयान पर विवाद के बीच फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद बोले, एकनाथ शिंदे को इतिहास का पता नहीं। रमजान के बीच यूपी में लाउडस्पीकर उतारने के मामले पर बोली मायावती, कहा मुसलमानों के साथ हो रहा सौतेला व्यवहार। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। धनंजय मुंडे का इस्तीफा लेकर उनके पीए प्रशांत जोशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पहुंचे थे। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि धनंजय मुंडे ने मुझे इस्तीफा दे दिया है, मैंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अगली कार्रवाई के लिए राज्यपाल के पास इस्तीफा भेज दिया गया है। आज महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि मियातियां और पाकिस्तानी कहना खराब जरूर है, लेकिन इसको अपराध की श्रेणी में नहीं देखा जा सकता। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में आरोपी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 298 के तहत आरोपी मानने से इनकार कर दिया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ झारखंड हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर विचार कर रही थी। इस मामले में एक एफआईआर उर्दू अनुवादक एवं चास अनुमंडल कार्यालय के कार्यवाहक लिपिक सूचना का अधिकार ने दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब वो एक आरटीआई आवेदन के संबंध में जानकारी देने के लिए गए तो आरोपी ने उनके धर्म का हवाला देकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने आरोपी को आरोप मुक्त करने से इनकार कर दिया, यानी उच्च न्यायालय की नजर में यह अपराध था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति को मियातियां और पाकिस्तानी कहना खराब जरूर है, लेकिन ये उसकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले कानून के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कुछ यूं थी कि निसंदेह दिए गए बयान खराब तरीके वाले हैं, हालांकि ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के समान नहीं है। अदालत ने अब अपील करने वाले शख्स को आरोप से मुक्त कर दिया है। जैसा हमने पहले बताया, इस मामले में आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 298 के तहत अपराध करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप था, मगर देश की सर्वोच्च अदालत ने इसे अपराध नहीं माना। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने दावा किया है कि पुलिस ने पंजाब में आज तड़के कई किसान नेताओं के आवास पर छापेमारी की और 5 मार्च को चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन के उनके आह्वान से पहले उन्हें हिरासत में ले लिया। फिलहाल इन दावों को लेकर पुलिस की तरफ से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। किसान नेताओं ने कहा कि पुलिस की यह कार्रवाई मुख्यमंत्री भगवंत मान और एसकेएम नेताओं के बीच मीटिंग नाकाम होने के एक दिन के बाद हुई। हाँ, देखिए, जिस तरह से हमने कल मीडिया के माध्यम से सुना, एसकेएम जो सियासी है उनके लीडरों की वार्ता हो रही थी मुख्यमंत्री से। मीटिंग के बीच में कुछ क्या हुआ एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा भी मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं भी मुझे आंखें को इन्फेक्शन है तो मैं जाना चाहता हूं, तो धरना उनको मुलतवी करने के लिए बोला गया। शायद उस पर सहमति नहीं बनी, तब वो वार्ता टूट गई। और उसके बाद हमने देखा भी लगभग रात से ही जितने भी पंजाब में लगभग 35 यूनियंस है एसकेएम पंजाब की, तो उनके घरों में उनके बड़े लीडर, बहुत से बड़े लीडरों को घरों से उठा लिया गया, बहुत सौ को नजरबंद किया गया है। और इसमें जो किसान मजदूर मोर्चा है, जो हम लोग शंभू और खनौरी पर दिल्ली आंदोलन 2 लड़ रहे हैं, हमारा उधर का कार्यक्रम भी नहीं था। जिस तरह से सतनाम सिंह जी बहरू, उनको घर में नजरबंद किया गया है। दलबाग सिंह जी गिल है, उनको घर में नजरबंद किया, चौकी में लेकर गए। और कमिश्नर साहब जो लुधियाना है वो फोन भी नहीं उठा रहे, मैंने ऊपर बात की है। बीकेजू क्रांतिकारी सरजीत फूल, उनके कुछ आदमियों को उठा लिया गया। इसी तरह से अभी हमने देखा बीकेजू दोआबा, मंजीत राय और उनके साथियों को हमने बाद में कह के छुड़वाया, उनको उठाया गया। तो ऐसा है, देखिए, इस मुल्क में अगर कोई संविधान है, लोकतंत्र है,
तो अपनी बात करने का सबको हक है इस देश में। और जो आंदोलन हो रहा था उसकी मांगे तो किसानों मजदूरों की सबकी थी, किसी एक का तो नहीं थी। तो मुझे लगता है दो किस्म की कार्य कर रही भगवंत मान सरकार। एक तो ये प्रचार क्यों बोला जा रहा, लगभग तीसरी बार स्वयं भगवंत मान जी ने किसान मजदूर लहर के ऊपर हमला किया। एक बार आप सुना होगा तो बोलते थे ये वजह नहीं जगह ढूंढते हैं, उसके बाद दोबारा फिर किसान लहर पर हमला किया। इस बार तीसरी बार है। तो ये जो बोला जा रहा है कि आप रेल ना जाम करो, रोड ना जाम करो, आपकी वजह से लोगों को तकलीफ आ रही है, तो हम बोल रहे हैं भाई साहब। जम्मू कश्मीर विधानसभा बजट सत्र में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती कुछ भी बोल सकती है, हालांकि वे जम्मू कश्मीर के विनाश का कारण है। अगर जम्मू कश्मीर ने राज्य का दर्जा और विशेष राज्य का दर्जा खो दिया है तो ये उनकी वजह से है, हमें उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। हमने जो है वो सरेंडर कर दिया। किसने बोला? महबूबा मुफ्ती ने कल कहा है। महबूबा मुफ्ती कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि जब वो चीफ मिनिस्टर थी, आज जम्मू कश्मीर की बर्बादी का जो कारण है वो महबूबा मुफ्ती जी हैं। अगर स्टेट टूटा तो उनके कारण टूटा, अगर स्टेटस टूटा उनके कारण निकला। ये वही महबूबा जी हैं। जब लोग सवाल पूछते थे कि भाई बच्चों के साथ नाजायज हो रहा है, उनपे पैरेड गन्ने छोड़ी जा रही हैं, तो वाहिद महबूबा जी कहती थी ये कैंपों में दूध और टॉफी लेना चाहते हैं। तो इसलिए वो महबूबा जी जिन्होंने जम्मू कश्मीर की तबाही निकली वो आज हमें सिखाएंगी। उनकी सीख की जरूरत नहीं। हमें जिन लोगों ने वोट डाला है, जिन्होंने जिता के भेजा है, हम उनको जवाब दे हैं, महबूबा मुफ्ती को नहीं है। किसान नेताओं के साथ बैठक पर दिए बयान पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि मैंने किसानों से कहा कि आप हर दिन रेल रोको, सड़क रोको, विरोध प्रदर्शन करते हैं, इससे पंजाब को काफी नुकसान हो रहा है, राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा है, पंजाब धरना का राज्य बनता जा रहा है। मेरी नरम दिली को ये मत समझिए कि मैं कार्रवाई नहीं कर सकता। मैं 3.5 करोड़ लोगों का संरक्षक हूँ और मुझे सभी का ख्याल रखना है। कि तुहाडियां रोज दियां रेल रोको, सड़क रोको, पाइप रोको, आ रोको और रोको करके नुकसान है। पंजाब दा बहुत नुकसान हो रहा है, इकनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है। पंजाब वैसे भी धरनियां वाली स्टेट बनता जा रहा है। मेरी नरमाई नूं ये ना समझा जाए कि मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। किसान कहते डिटेन किया जा रहा है। करांगे जी करांगे, पर पंजाब चलूगा। ਇੱਥੇ 3.5 करोड़ बंदे ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ ਅਸਲ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਆਪਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਨਾਲੇ ਮੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 2.5 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਕੱਲ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਖੇਤ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੋਰਚਾ भी जारी ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ भी। मैं ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰੀ कैंसिल है ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਓ। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के तहत बायो माइनिंग, भूमि पुनर्ग्रहण और हरित दिल्ली की दिशा में प्रयास के तहत भलसवा लैंडफिल साइट पर बांस रोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि हम भलसवा लैंडफिल साइट पर हैं, ये दिल्ली में एक नई शुरुआत है। एलजी साहब जिन्होंने बड़ी मेहनत से पिछले कई महीनों से इस प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर किया। पिछली सरकारें तो केवल बातें करती रही पहाड़ों की, पर पहाड़ का सिरा भी पकड़ नहीं पाई। जो एक्चुअल में यहाँ काम हो रहा है और जो टारगेट सेट किए गए हैं और जो उसमें केंद्र सरकार का
भी सहयोग है। आज यहाँ से जितना मटेरियल है केंद्र सरकार के NHAI के अलग अलग प्रोजेक्ट में उसको यूटिलाइज करना, उसको DDA के ग्राउंड्स को लेवलिंग करने में इस्तेमाल करना, लाखों टन मटेरियल यहाँ से वहाँ लगाया गया, जो कि पिछली सरकारों के लिए बिल्कुल थैंकलेस काम था। पर आज मैं माननीय LG महोदय को बधाई देती हूँ। जैसे केदारनाथ जी मंदिर पे जब बादल फटा था ना LG साहब, तो एक शिला थी, उस शिला ने उस मंदिर को बचाए रखा कि वो बादल, उस बादल का पानी मंदिर को बहा के ना ले जाए। ऐसे ही एक शिला का काम आपने उस सरकार के समय में किया कि इस दिल्ली के प्रांगण को, दिल्ली के मंदिर को आपने बचा के रखा, और एक्चुअल में आने वाले समय में इसकी मंथली बेसिस पर ऑब्जर्वेशन होगी। यहाँ पे तीनों अलग अलग साइट्स पे हम लोग विजिट करेंगे और साल भर में मैक्सिमम इसकी जो हाइट है वो खत्म हो जाए, एक ग्रीन लैंड यहाँ डेवलप हो जिसपे आने वाले समय में अच्छे प्रोजेक्ट शुरू किए जा सके। दिल्ली को साफ करना, दिल्ली को सुंदर करना, यही हमारा मिशन है। सरकार मिशन मोड पे है और डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से काम करेगी। जय हिंद। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने आज भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा फर्जी आरोप लगाकर यहां तक पहुंची है। सत्ता में आने के बाद वे भी नहीं बदले हैं। उनके पास दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं है, इसलिए अगले 5 सालों तक वे सिर्फ कैग रिपोर्ट पेश करते रहना चाहते हैं। वे सिर्फ आप और अरविंद केजरीवाल को गाली देना चाहते हैं। लगता है कि यही झूठे आरोप लगाकर दिल्ली की भाजपा इकाई यहाँ तक पहुंची है। ये यही झूठे आरोप लगाते रहे आम आदमी पार्टी के ऊपर जब ये विपक्ष में थे। सत्ता पक्ष में आने के बाद भी इनका कुछ नहीं बदला। मुझे लगता है कि इनके पास क्योंकि दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं है, तो ये जो 14 CAG रिपोर्ट की बात करते हैं, अगले 5 साल इन्होंने क्या सिर्फ यही करना है? हर रिपोर्ट यही टेबल करनी है, सिर्फ आम आदमी पार्टी को गालियां ही निकालनी है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को गालियां ही निकालनी है। इनका दिल्ली के लिए एजेंडा क्या है? क्या ये सकारात्मक राजनीति करेंगे? क्या ये मोदी जी की बात को पूरा रखेंगे, जिन्होंने कहा कि 8 मार्च को हर महिला के खाते में दिल्ली में 2500 रुपए पहुंचना शुरू हो जाएगा? या ये मोदी जी की बात को झुटला रहे हैं? मुझे लगता है कि अब सत्ता में आने के बाद इनको ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बंद करनी चाहिए, ये नकारात्मक राजनीति बंद करनी चाहिए, दिल्ली की जनता के मुद्दों पे काम करना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन किसी भी CAG रिपोर्ट में ऐसी कोई करप्शन की बात नहीं, ऐसा कोई घोटाले का प्रमाण नहीं, बल्कि इसमें बताया गया, कल जो हेल्थ पर रिपोर्ट आई उसमें भी बताया गया कि हेल्थ पैरामीटर्स में दिल्ली पूरे देश के मुकाबले बहुत बेहतर परफॉर्म की। यूपी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र के 9वें दिन आज एक वाकया पेश आया। सत्र की शुरुआत हुई और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना आकर अपने आसन पर बैठे। आसन पर बैठते ही उन्होंने कहा कि आज सुबह मुझे सूचना मिली कि हमारे किसी माननीय सदस्य ने विधानसभा के हॉल में पान मसाला खाकर वहीं पर अपनी सेवाएं दी। ये सुनकर मैं यहाँ आया था और साफ सफाई करवाई थी। उन्होंने कहा कि मैंने वीडियो में उस माननीय सदस्य को देख लिया है, लेकिन मैं किसी को अपमानित नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। आज सवेरे मुझे सूचना मिली कि हमारे विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी। तो मैं आया था और मैंने उसको साफ करवाया है। मैंने वीडियो में उस माननीय सदस्य को देख भी लिया है, लेकिन मैं किसी इंडिविजुअल को अपमानित नहीं करना चाहता, इसीलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं। आगे से मेरी सभी सदस्यों से यह निवेदन है कि अगर किसी भी अपने साथी को ये करता हुआ देखें तो वो लोग वहीं रोक दें। मेरी बात समझे, हम सबकी विधानसभा है, ये सिर्फ एक अध्यक्ष की विधानसभा नहीं है, ये 403 मेंबर्स की बराबर की जिम्मेवारी है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की विधानसभा है। इसको साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेवारी है और हम उसको करें, ये सबकी जिम्मेवारी। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिसने किया है वो स्वयं आकर अगर मुझे कह देंगे कि उन्होंने किया है, नहीं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज संभल स्थित शाही जामा मस्जिद से संबंधित सफेदी और सफाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई है। इस दौरान हाईकोर्ट ने आदेश में संभल मस्जिद की जगह विवादित ढांचा लिखा है। दरअसल हिंदू पक्ष के वकील की मांग पर आदेश में विवादित ढांचा लिखा गया है। वहीं यूपी सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि कानून व्यवस्था की स्थिति राज्य की ओर से बनाए रखी जा रही है। सुनवाई के दौरान वकील ने कोर्ट से मस्जिद को विवादित संरचना के रूप में संदर्भित करने के लिए कहा, जिसके बाद जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने स्टेनो से विवादित ढांचा शब्द लिखने को कहा है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट मस्जिद कमेटी की अर्जी पर 10 मार्च को सुनवाई होगी। बैकग्राउंड बता देना इसका इम्पोर्टेंट है। 19 नवंबर 2024 का जो सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब का ऑर्डर है, जिससे एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, इस आदेश को वहां की मॉस्क कमेटी ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल डिवीजन के द्वारा चैलेंज किया। इस चैलेंज के दौरान मॉस्क कमेटी ने करेक्शन एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जामा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जुम्मा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जामी मस्जिद है। तो ये बात आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आई थी। उस दौरान हमारे जो सीनियर हरिशंकर जैन साहब, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जब तक ये सिविल डिवीजन फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता है, तब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे मॉस्क के रूप में ना प्रयोग करे, उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में कहा जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद के केस में भी जब वो 70 साल केस चला तो उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही टर्म किया जाता था। एक प्रैक्टिस है और एक जुडिशियल नॉर्म है कि जब कोई सिविल डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग है और एक पक्ष ये कह रहा है कि ये मस्जिद और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हिंदू मंदिर के, तो जब तक वो केस फाइनली डिसाइड ना हो जाए उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। और इसका यह मतलब नहीं कि कोर्ट ने इसको मस्जिद मान लिया या कोर्ट ने इसको मंदिर मान लिया। जब तक कोर्ट इसको फाइनली डिसाइड नहीं कर देता है, तब तक इस एरिया को विवादित स्ट्रक्चर, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही कहा जाता है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को दल से निष्कासित कर दिया है। अब इस पर सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता और योगी सरकार में काबीना मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मायावती के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने दावा किया कि बसपा को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। जब जिस पद की जिम्मेदारी जिसको दी जाती है, अगर वो नहीं कर पाता है तो उसको हटाया ही जाता है। और रही बात, देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारधारा को, गौतम बुद्ध जी के विचारधारा को, महात्मा ज्योतिबा फूले की विचारधारा को और छत्रपति साहू जी महाराज के विचारधारा को लेकर कांसीराम जी ने पार्टी बनाई और पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के बदौलत वंचित शोषित पीड़ितों को अधिकार बड़े पैमाने पर दिलाने का काम भी हुआ। उस विचारधारा को, जो सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि कांसीराम जी के बाद मायावती जी ने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो पार्टी को तोड़ने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के लिए, पार्टी को ख़त्म करने की भी साजिश तमाम विरोधियों की तरफ से होती रहती हैं। तो कई बार ऐसी घटनाएं भी बसपा को तोड़ने की हुई, लेकिन उसको बखूबी मायावती जी ने हैंडल किया और उससे पार्टी को बचाया और पार्टी की छवि को भी बचाने का काम किया। तो उसी कड़ी में कोई भी व्यक्ति को अगर जिम्मेदारी दी जा रही, वो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेगा तो स्वाभाविक है कि उसको उस पद से हटा दिया जाएगा। अगर ज़्यादा हटने के बाद ऐठन करेगा तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये तो नियम है। तो मायावती जी ने तो अच्छा किया है, ऐसे लोगों की यही दवाई। समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आजमी के बयान के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी टिप्पणी की। अब यूपी में फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मामले पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को इतिहास की जानकारी नहीं है। डिप्टी सीएम जो महाराष्ट्र के हैं, उनको इतिहास की जानकारी नहीं, और अगर इतिहास की जानकारी होती तो शायद इस तरह का बयान न देते। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए, और समाजवादी पार्टी तो हमेशा समाज को जोड़ने का काम करती है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का और बाबा साहब भीमराव के सम्मान की हमेशा बात करती है
उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे साथी, हमारी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी की है उसको ठीक से उप मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए, इसलिए वो इस तरह का अनर्गल बेबुनियादी बात कर रहे हैं। उनको इतिहास समझना चाहिए, उनको इतिहास समझना चाहिए। औरंगजेब का क्या इतिहास रहा, उनके सिपह सालार, उनके सलाहकार, उनके आसपास के लोग कौन लोग थे, इसकी जानकारी उनको लेना चाहिए। और जानकारी जब हो जाएगी तो इस तरह का बयान नहीं देंगे। बहुजन समाज पार्टी से भतीजे आकाश आनंद को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती फुल एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। बसपा सुप्रीमो ने अब रमजान में लाउडस्पीकर उतारे जाने की कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे मुस्लिमों के साथ सौतेला व्यवहार करार दिया है और कहा कि सरकार को बिना पक्षपात के सभी धर्मों के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने इससे आपसी सौहार्द बिगड़ने की भी संभावना जताई और कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मायावती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर रमजान के दौरान लाउडस्पीकर उतारने के अभियान पर बयान दिया है और कहा है कि भारत सभी धर्मों को सम्मान करने वाला धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकारों को बिना पक्षपात के सभी धर्मों के मानने वालों के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। किंतु अब मुसलमानों के साथ धार्मिक मामलों में भी जो सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है ये न्याय संगत नहीं है। उन्होंने आगे लिखा है कि साथ ही सभी धर्मों के पर्व त्योहारों आदि को लेकर पाबंदियां व छूट से संबंधित जो नियम कानून है उन्हें बिना पक्षपात एक जैसा लागू होना चाहिए, जो ऐसा होता दिख नहीं रहा है। इससे समाज में शांति व आपसी सौहार्द बिगड़ना स्वाभाविक, जो अति चिंतनीय है। सरकारें इस ओर जरूर ध्यान दें। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 7 सालों में अंसल एपीआई के गलत कामों पर सरकार की आंखें क्यों नहीं खुली। उन्होंने सवाल किया कि सरकार के अधिकारी, कर्मचारी और मंत्री कहां थे। राजपूत ने यह भी आरोप लगाया कि एनसीएलटी में अंसल को डालने के बाद अडानी समूह इसे टेक ओवर करना चाहता है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा व्यापारियों के हितों की रक्षा करती है तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी, लेकिन अगर ग्राहकों के हितों की रक्षा होती है तो ये कदम सही होगा। पिछले 7 साल से क्या कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? बताना होगा सरकार को कि अंसल एपीआई वाले पिछले 7 साल से गलत काम कर रहे थे। आज आपकी नींद क्यों खुली है? कहां थे आपके अधिकारी, कहां थे आपके कर्मचारी, कहां थे आपके मंत्री, कहां थे आपके बाकी सब लोग? सच बात यह है कि जैसा लोग बता रहे हैं कि एनसीएलटी में इस अंसल्स को डालने के बाद एक बहुत बड़े अडानी साहब जो हैं इस ग्रुप को टेक ओवर करना चाहते हैं, जिसके लिए सारी कवायद चल रही है। ये देखना होगा कि ग्राहकों के हित सुरक्षित रहते हैं या व्यापारियों के हित सुरक्षित रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर व्यापारियों के हित सुरक्षित रखेगी तो कांग्रेस पार्टी इसका खुला विरोध करेगी, और अगर ग्राहकों के हित सुरक्षित होते हैं तो निश्चित तौर पर ये उचित कदम होगा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का है तो ये आंतरिक मामला, लेकिन एक चीज तय है कि बहुजन समाज पार्टी में आंतरिक संघर्ष है सत्ता समर्थकों का, भाजपा समर्थकों का और आरक्षण समर्थकों का। आकाश आनंद ने जब से आरक्षण समर्थन में, जब से संविधान के समर्थन में बात की, तब से ही वो मायावती जी की नजरों में चढ़ गए थे। और पिछले 3 साल से मायावती जी के अगर आप ट्वीट देखें या उनके कार्यकलाप देखें तो वो आरक्षण विरोधियों के पक्ष में लगते थे, संविधान विरोधियों के पक्ष में लगते थे। ऐसे में आकाश आनंद जो है बसपा में एक उम्मीद बन करके आए थे, लेकिन आरक्षण विरोधियों ने और संविधान विरोधियों ने उन्हें पार्टी से निकलवाने में साजिश रची है। निश्चित तौर पर यह बहुजन समाज पार्टी के लिए कठिन समय है, लेकिन बहुजन मिशन को जिस तरीके से मायावती जी धोखा दे रही हैं, बहुजन समाज को जिस तरीके से मायावती जी की बातों से धोखा मिल रहा है, ये अपने आप में सोचनीय विषय है। और बहुजन समाज को, बहुजन मिशन को चाहिए कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ आए और संविधान और आरक्षण को बचाने में अपनी भूमिका निभाए। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने बिहार बजट पर कहा कि एक बहुत अच्छा और ऐतिहासिक बजट है। लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में बजट 30,000 करोड़ रुपए होता था। आज 20 साल के बाद बजट 3.25 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। ये बताता है कि एनडीए के शासनकाल में कितने अच्छे कार्य हो रहे हैं। इससे बिहार के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। बहुत ही अच्छा और ऐतिहासिक बजट है। 30,000 करोड़ लालू जी के समय में बजट होता था और महज आज 20 वर्षों में 3.25 लाख करोड़ अर्थात 10 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी का बजट है। और यह बताता है कि एनडीए के शासनकाल में कितने अच्छे कार्य हो रहे हैं।
खास करके जो एयरपोर्ट को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो नई परियोजनाओं की घोषणा हुई है, उससे बिहार के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। तेजस्वी यादव हवा हवाई पहले तो बजट समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, न वो पढ़ते हैं न समझते हैं, तो वो क्या बोलेंगे। सर, रोहित शर्मा के फिटनेस पर कांग्रेस सवाल। बहुत ही दुखद बात है। हर क्रिकेटर के अपना एक गाइड होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, और 3 ODI में डबल सेंचुरी मारना ही उनका फिटनेस सर्टिफिकेट है। क्रिकेट प्लेयर कितने रन स्कोर करता है, यह उसका फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। और कांग्रेस की आदत है कि कोई भी देश में अच्छी चीज हो तो उसकी बुराई करना। आज हमारा प्रदेश का परिषद की बैठक है और नए अध्यक्ष का चुनाव होगा, और उनके नेतृत्व में अगले 3 वर्ष, चूंकि एक ही नामांकन है माननीय दिलीप जायसवाल जी का, तो उनका प्रदेश अध्यक्ष आज वह बनेंगे, और अगले 3 वर्ष भाजपा एक नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा, यही कामना है। इस समय अमेरिका के यूक्रेन के साथ रिश्ते बिगड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान के तालिबान से भी अमेरिका को आए दिन चेतावनी मिल रही है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन को अमेरिका जरा भी पसंद नहीं है और वो आए दिन अमेरिका को धमकी देते रहते हैं। एक बार फिर अमेरिका को उत्तर कोरिया से चेतावनी मिली है, लेकिन इस बार ये चेतावनी किम जोंग उन की तरफ से नहीं बल्कि उनकी बहन की तरफ से दी गई है। किम यो जोंग ने अमेरिका के दक्षिण कोरिया में एयरक्राफ्ट भेजने को सैन्य उकसावे की कार्रवाई करार दिया है। साथ ही कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयां उत्तर कोरिया के निरंतर परमाणु विस्तार को ठीक ठहराती हैं। अमेरिका ने दक्षिण कोरियाई बंदरगाह में USS कार्ल शेरडी का एयरक्राफ्ट भेजा है, जिसके बाद एक बार दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। किम की बहन ने इस कदम को टकराव के व्यापक नीति का हिस्सा बताया है। किम ने एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती को अमेरिका और उसके पिट्ठुओं का टकराव उन्माद कहा। उन्होंने पहले भी इसी तरह के बयान दिए हैं, जिसमें उन्होंने दक्षिण कोरिया के लाइव फायर अभ्यासों को आत्मघाती उन्माद कहा है। किम यो जोंग ने यह भी कहा है कि उत्तर कोरिया जंग भड़काने की इस तरह के कार्रवाइयों को रणनीतिक स्तर पर उठाएगा और इसकी जांच करेगा। उन्होंने कहा है कि ऐसी गतिविधियां उत्तर कोरिया के सुरक्षा को खतरे में डालती हैं। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।